ओके स्टूडेंट, आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम अपने यूनिट केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब देखो, अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर हमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं आई तो ये मान के चलना आपको पूरी केमिस्ट्री समझने में ही प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इस केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक्स आपको हर यूनिट में मिलता है और हर यूनिट हर टॉपिक को समझने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग को आना, उसको समझना, उसी की फॉर्मेशंस को बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन और पेन कॉपी लेके साथ में और अच्छे से समझना है। अब हम बात कर रहे थे, यहाँ देखो, केमिकल बॉन्डिंग के लिए बॉन्ड की, और हमने ये आपको बताया कि बॉन्ड कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी यहाँ तक हमने स्टडी किया था कि बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है? दैट ऑपरेट बिटवीन टू एटम्स। ये दो एटम के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी को नाम क्या दे दिया हमने? बॉन्ड दे दिया। और इसी बॉन्ड की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, कंपाउंड के अंदर दो एटम बाउंडेड रहते हैं। अब एक्चुअल में हम देखें कि हमारे पास कोई भी दो एटम्स आपस में बॉन्डिंग करना चाह रहे हैं तो हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज। अब ये दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। अब अप्रोच करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब इसी के केस में अब ये तो रिपल्सन है, इससे दूर दूर जाएंगे, लेकिन हमने क्या देखना है कि इसके नेगेटिवली चार्ज को ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इसके नेगेटिवली चार्ज को ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करें तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, अगर यहाँ डिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो हमें इस तरह का एक स्लोप मिलता है, ये कि ये एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसके बाद स्टार्ट टू इंक्रीज। तो आपने देखना है कि जो ये हमारा चार्ट है ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव। यहाँ तक जो अपना अपवर्ड में देखेंगे, यहाँ ये कहेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? लेसर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। इन दो चीज को कंसीडर कर रहे हैं हम। यहाँ अपनी पोटेंशियल एनर्जी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, और रिपल्सिव फोर्स क्या है? सेम चार्ज के बीच में दोनों एटम के न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इसी को कंसीडर करके हम देखते हैं कि जब ये पॉइंट आपका आ जाएगा जहां मिनिमम एनर्जी आ रही है किसी कर्व के अंदर, ये मिनिमम पॉइंट जो आएगा जहां इसकी डीप में यानी मिनिमम एनर्जी होगी, ये वैल्यू जो बिलोंग कर रही है, ये एनर्जी किसको इंडिकेट करेगी? इसकी मिनिमम एनर्जी को। और ये जो अपनी डिस्टेंस आ जाएगी, ये मान के चलें कि यहाँ से लेके और इस पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम लेट एल मान लेते हैं बॉन्ड लेंथ है, कि किसी के बीच की बॉन्ड लेंथ कब है। इस पॉइंट पे हम ये मान के चलते हैं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप एफ से फोर्स को इंडिकेट करें हम, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिकम इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, और जब ये इस पॉइंट पे रीच करेगा तब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ जो अपनी कंडीशन है क्या होगी है कि फोर्स ऑफ
attraction become greater than force of repulsion। ये कंडीशन हमने यहाँ नोट करके ये बता सकते हैं कि कब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी एनर्जी को रिलेट करके। देखो बॉन्ड दो एटम के अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ये बॉन्ड अप्रोच करेंगे दोनों, जब इसका यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन को ओवरकम कर जाएगा तो जो आपके दोनों एटम थे ये इस फॉर्म में आ जाएंगे कि यानी यहाँ एटम से मिलके क्या बन गया है, उन्हीं एटम्स के लिए मॉलिक्यूल्स। इसका जो सेंटर में न्यूक्लियस था ये क्या कर रहा है अभी, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ जो इसका सेंटर में न्यूक्लियस था वो इसके नेक्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अभी। और यही अट्रैक्शन जब ओवरकम कर गया है रिपल्सन को, तो तभी क्या बन गया आपका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। यही एनर्जेटिकली व्यू से हम एक्सप्लेन करें कि हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, यानी ये हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। अगर एनर्जेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करें यानी एनर्जी की टर्म में, तो अगर हम ये मान के चलें, देखो कोई भी एटम आपस में कंबाइन करके मान लो इसने मॉलिक्यूल बना दिया, हम इसको A2 लिख दें, यानी ये दो एटम्स थे, इन दोनों ने कॉम्बिनेशन की और एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया इसने, यानी एक सिंगल पार्टिकल्स की तरह। इन दोनों ने कॉम्बिनेशन या ये जो बॉन्डिंग की, ये बॉन्डिंग कब पॉसिबल है, जब ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे, लोअर एनर्जी में आएंगे। तो आपने याद रखना है बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल only when energy is released। या हम ये कह सकते हैं इसको, देखो मैथमेटिकली कि जो एनर्जी थी आपकी एटम्स के अंदर वो क्या होनी चाहिए, आपकी जो एटम्स की एनर्जी थी यानी बॉन्ड बनने से पहले वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, जो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की है। यानी इन सिंगल जो एटम की एनर्जी थी, इंडिविजुअली हम कंसीडर करें, इनकी एनर्जी इस मॉलिक्यूल की एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। यानी जिस भी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, लोअर एनर्जी आएगी, वही बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो इन सारे व्यू से अपने माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि बॉन्ड फॉर्मेशंस एनर्जेटिकली फैक्टर की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि वाई बॉन्ड फॉर्म, वाई एटम्स फॉर्म द बॉन्ड, तो ये क्यों बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल बन जाए, और स्टेबल कब आती है, जब लोअर एनर्जी के अंदर आ जाए। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो एनर्जी रिलीज करते हैं और लोअर एनर्जी में आते हैं, और लोअर एनर्जी में आ गए इसका मतलब लूज करने से वो स्टेबल हो गए, और स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं। अब इसी से रिलेटेड अगर हम देखें, एक माइंड में क्वेश्चन आता है, देखो कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं केमिकल बॉन्डिंग को लेके। एक हमने पास क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड है ही क्या, फिर आपके क्वेश्चन बनता है कि वाहे एटम्स फॉर्म बॉन्ड, ये बॉन्ड ही क्यों बना रहे हैं, तो उसका आंसर हमें मिल गया कि बॉन्ड तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो लोअर एनर्जी स्टेबिलिटी अटेंड कर लें।
अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि वाई ओनली सर्टेन एटम्स फॉर्म बॉन्ड, सिर्फ कुछ एटम ही बॉन्ड क्यों बनाते हैं, हर एलिमेंट्स का एटम बॉन्डिंग क्यों नहीं करता, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। ये जो क्वेश्चन है इन सब के आंसर हमें पता होने चाहिए कि बॉन्ड है क्या, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए, और स्टेबिलिटी कब आती है, जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए। अब ये कह रहा है कि वाई सर्टेन एटम फॉर्म बॉन्ड, कि सिर्फ कुछ एटम ही बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसका आंसर हमें दिया लेविस कोसल्स ने। उसने पूरी पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करके देखा कि क्या खासियत है कि कुछ एलिमेंट बना रहे हैं, और जैसे उसने स्टडी किया उसने देखा कि अगर हम 18th ग्रुप के एलिमेंट की बात करें, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 18th ग्रुप एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, अगर हम ऑनसिंजीन्स की बात करें, ये न्यूली डिस्कवर है, ये रेडियो एक्टिव है, तो अगर हम ये देखें तो ये तो टोटली इनर्ट है, किसी के साथ बॉन्डिंग बनाते ही नहीं है। तो उसने देखा कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो ये बॉन्डिंग नहीं बना रहे, तो यहाँ हम इन क्वेश्चन का आंसर देगा, वहां पढ़ना है हमने लेविस कोसल कंसेप्ट। और लेविस कॉन्सेप्ट जो था, दोनों लेविस और कोसल डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, जिन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करके ये पाया कि वो एलिमेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 18th ग्रुप जैसी है। बाकी बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ताकि वो चाहते हैं कि 18th ग्रुप जैसे हो जाए। अब क्या खासियत है, देखो 18th ग्रुप की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, इन्हीं एलिमेंट की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6, आर्गन की है 3s2 3p6, इसकी है 4s2 4p6, जिनोन की क्या है 5s2 5p6, इसकी क्या है 6s2 6p6 रेडोन के लिए, और ऑन्जीन्स के लिए क्या है 7s2 7p6। अगर आप देखें, देखो जो हमें क्वांटम के अंदर पढ़ा था, किसी भी सबसेल्स में ऑर्बिटल्स की यहाँ पावर में जो दे रखे हैं, यहाँ अगर हम कहें कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो यहाँ कितने 2, यहाँ देखोगे 2 और 6 8, यहाँ भी देखेंगे 2 और 6 8, यहाँ भी देखेंगे तो कितने 8, 2 और 6 यहाँ भी कितने 8। तो देखो सभी में एक सिमिलरिटी नजर आ रही है आपको कि ये सारे के सारे हैं 8 इलेक्ट्रोड कंप्लीट कर रहे हैं, और 8 को हम क्या बोलते हैं ऑक्टेट, और ये सिर्फ हीलियम वो किस स्टेट में आ रहा है, डुप्लेट की फॉर्म में। तो इसने लेविस कोसल्स ने इसी ऑब्जर्वेशन के बाद हमें स्टेटमेंट दी ऑक्टेट रूल की। अब ऑक्टेट रूल का मीनिंग क्या है कि जैसे 18th ग्रुप के एलिमेंट इनर्ट हैं, नोबल हैं, तो हर कोई नोबल बनना चाहेगा, तो बाकी एलिमेंट भी चाहते हैं कि वो 18th ग्रुप जैसी कॉन्फ़िगरेशन कर ले। और 18th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेक करो तो सबके आउटर मोस्ट में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हर एलिमेंट चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाए 8, और 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने का ये प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम या सेम एलिमेंट के एटम बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ऑक्टेट रूल्स। तो अब इसको अगर डिफाइन करें हम तो ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल हमें यह स्टेटमेंट देता है कि ईच एंड एवरी एटम ऑफ एलिमेंट्स try to attain 8 electrons in outermost cell to attain
नियर बाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियर बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो हर कोई एटम्स चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्यों चाह रहा है? क्योंकि वो चाह रहा है कि उसके साथ वाली नियर बाई जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा तो वो भी उन नोबल गैस की तरह इनर्ट बन जाएगा, नोबल बन जाएगा। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, क्योंकि ये सारे के सारे हमें मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, यानी ये सारे के सारे कैसे हैं? मोनो एटॉमिक है। दैट मीन्स ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करे, अकेला एटम ही अपने आप में क्या है? संतुष्ट है, स्टेबल है। तो हर एलिमेंट्स के एटम भी यही चाह रहे हैं कि हम 18th ग्रुप जैसे हो जाएं। तो इसी को ऑब्जर्व करने के बाद लेविस-कोसस ने ऑक्टेट रूल की स्टेटमेंट दी कि हर एलिमेंट्स के पीछे, कॉम्बिनेशन के पीछे जो रीजन है, जो कंसेप्ट है, वो ऑक्टेट रूल है कि हर कोई चाहता है कि ऑक्टेट पूरा हो जाए, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो कंबाइन नहीं करेगा, जो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है वो कंबाइन करेगा। यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है हमने कि सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जितने भी अपने पास 118 एलिमेंट है वो चाहेंगे कि ऑक्टेट पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन चाहेगा कि उसका डुप्लेट पूरा हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन की यहाँ जो नियर बाई नोबल गैस है, और वो नोबल गैस नियर बाई कौन सी है? हीलियम। और हीलियम यहाँ क्या पूरा करता है? देखो डुप्लेट पूरा करता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट चाहेंगे कि उनका डुप्लेट पूरा हो जाए। हाइड्रोजन चाहेगा डुप्लेट और ऑल अदर एलिमेंट्स एटम वो क्या चाहेंगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर किसी की नियर बाई नोबल गैस अगर देखें तो सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर बात करें हम ऑक्टेट रूल के साथ कुछ लेविस स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं कि लेविस स्ट्रक्चर क्या है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने 9th-10th क्लास में भी खूब सीखा था इसको ड्रा करना। एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, बाकी हम आगे की बात करेंगे फिर। आई होप ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें सबको ड्रा करने आते। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, कई बार इन्हीं को कह देते हैं लेविस सिंबल। अब ये ध्यान रखना, जब भी किसी एलिमेंट के एटम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर या सिंबल राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे हम? देखो इसके लिए जब भी जिस एलिमेंट का राइट करना है कि लेट हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर के अनुसार इसकी कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं हम 1s2 2s2 2p4 8 हो गए। हम देखें कि वैलेंस तो आउटर मोस्ट सेल होती है, तो ये इसकी क्या होगी है? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास? 6। और ये इसकी क्या है? पीछे वाली नोबल गैस, जिसकी जगह हम लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p6। अब इससे आगे वाली नोबल गैस कौन सी है? हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है, नियोन का 10। तो ये चाहेगा कि ऑक्सीजन जो यहाँ बैठा है ये चाहेगा कि मैं नियोन जैसा बन जाऊं, इसलिए ये क्या करेगा कि जो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन है कि हीलियम 2s2 2p6, यानी ये ऑक्सीजन भी चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट में 6 हो जाए, यहाँ कितने हैं इसके? 4, इसलिए ये कंबाइन करता है। अब अगर हम डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं, है ना। अभी तो इसके पास 4 थे, ये चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये उसकी तरह आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। कैसे पॉसिबिलिटी होगी? वो लेविस स्ट्रक्चर ने ऐसे कहा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। जैसे 2 और 6 है तो हम किसी भी डॉट, ट्रायंगल, स्क्वायर को यूज करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी है।
अब यहाँ देखेंगे ये ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब इसको 8 बनाने के लिए या तो किसी से 2 ले ले ये, या 2 अपने शेयर कर ले। तो ये हमने ध्यान रखना है, ये इसका लेविस सिंबल है। क्या है? लेविस सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कहे कि अगर आपने ड्रा करना है लेविस सिंबल फॉर मैग्नीशियम, तो आपको पता होने चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है जी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 12 से पहले 10 नियोन आ गया, फिर क्या हो जाएगी 3s2। अब यहाँ देखेंगे इसकी थर्ड सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी इसका सिंबल बनाएंगे तो हम मैग्नीशियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को मेंशन करेंगे। तो ये इसका क्या हो गया है? लेविस सिंबल हो गया है। अब अपने पास एक क्वेश्चन बनता है कि वाई एलिमेंट्स कंबाइन। मान लो अगर हम ये कहें कि यहाँ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ने कंबाइन करना है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दोनों का लेविस स्ट्रक्चर हमें बनाना आ गया है। हमें पता है कि ऑक्सीजन तो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और मैग्नीशियम है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्योंकि इससे पीछे वाली नोबल गैस है वो तो नियोन है जिसका 10 एटॉमिक नंबर है, और इससे आगे वाली गैस आर्गन है जिसका 18 एटॉमिक नंबर है। अगर ये कहे कि इसने नियोन से 3s2 एक तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये बन जाएगा, एक इसने आर्गन तक रीच करना है। तो अपने यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होनी चाहिए नियोन 3s2 3p6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेके आए, उससे अच्छा है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ताकि नियर बाई, चाहे पीछे वाली नोबल गैस हो चाहे आगे वाले। पीछे के लिए जाने के लिए 2 कदम पीछे चलना है, आगे जाने के लिए 6 कदम। तो जो सबसे नजदीक है वही कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। इसलिए क्या करेगा, जो ये मैग्नीशियम था अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और अपने पास क्या बन गया, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए हैं मैग्नीशियम के। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी यहाँ, हीलियम 2s2 2p4, और ये चाह रहा था कि 6 हो जाए, 2 लेते इसके क्या हो गया अभी 6, तो ये तो नियोन जैसा बन गया। तो इसके अंदर क्या आ गई है, स्टेबल हो गया। ये जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतने ही हम उसकी पावर में चार्ज मेंशन कर देते हैं। अब इसी केस में इतने लूज कर दिए, अब 2 लूज करने के बाद ये भी नियोन जैसा बन गया, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा Mg के ऊपर +2 चार्ज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसने लूज किया इसने गेन कर लिया, और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर्स की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या हो गया, एक अट्रैक्शन क्रिएट हो गया है। जब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच हो रहा है, आयन के बीच हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, है ना। किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, किसके बीच हो रही है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड भी स्टडी करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, कुछ एटम ही बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, सारे के सारे आपस में बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते। तो वो हमारे पास आंसर कौन देगा, ऑक्टेट रूल की सर्टेन पॉसिबिलिटी क्यों है। अब इसके बाद देखो हम ये करेंगे कि किसी के बॉन्ड किस फॉर्मेशन हो रहा है, अगर टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें कि किस टाइप के बॉन्ड होंगे, ये हम स्टडी करेंगे मेनली 2 फॉर्म में। एक हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक हम बात करेंगे वीक बॉन्ड। अब किसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहेंगे, किसको वीक बॉन्ड, जिसके अंदर या हम ये कहेंगे कि केमिकली बॉन्ड बन रहा है, या जिसको कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है। ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये किससे हो रही है, लूज और गेन की वजह से, या फिर किसकी वजह से हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इस वजह से इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से अट्रैक्शन आ रहा है तो केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे।
और वीक बॉन्ड कैसे होंगे? जो सिर्फ फिजिकल फोर्स ऑपरेट कर रहा है, और फिजिकल फोर्स है ये किसी इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन पे डिपेंड नहीं करता है। ये फिजिकल फोर्स है वो एक कांटेक्ट फोर्स है, और ये कांटेक्ट फोर्स किससे होता है? सिर्फ नियर बाई अप्रोच करने से कांटेक्ट। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे कुछ वीक टाइप ऑफ बॉन्ड्स, और ये बॉन्ड को हम सबको डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट में। एक में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को, एक में हम स्टडी करेंगे वंडरवाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल है ना, बहुत सारे 1 बाय 1 करके हमने स्टडी करने हैं। और इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अगर बात करें तो मेनली हम 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। फर्स्ट वन पढ़ेंगे हम आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन स्टडी करेंगे कोवलेंट, थर्ड वन पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट, और फोर्थ वन पढ़ना है हमने मेटालिक बॉन्ड। तो ये 4 टाइप के बॉन्डिंग हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में स्टडी करने हैं। कुछ हम वीक बॉन्डिंग में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, फिर वीकेस्ट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्टडी करने हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे अपने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग से, जिसको 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। थैंक यू।